देखिए बाबू रे, कल आप लोग को हम कहाँ तक बता दिए थे? याद कीजिए। बालक तू ध्यान दे ना, जो पूछेंगे उसको बताना, अपने बनाते रहो। क्या बोल रहे हैं? कल कहाँ तक हो गया था आप लोग का? उपचयन अपचयन पढ़ा दिए थे ना। उपचयन किसे कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या योग होता है उसे क्या कहते हैं? उपचयन। या फिर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, या हाइड्रोजन हटता हो, या इलेक्ट्रॉन त्यागता हो, वो क्या होता है? उपचयन होता है। अपचयन का सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखवा करके, थोड़ा बहुत लिखवा करके समझा दिए थे कि अपचयन क्या है। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन का योग होता हो तथा ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, चाहे ऑक्सीजन हटता हो, उसे क्या कहते हैं? अपचयन। देखो, जिसको उपचयन है उसको अपचयन भी याद है ना? जिसको उपचयन याद है उसको अपचयन भी याद है। उपचयन में क्या है? ऑक्सीजन योग होता है तो हाइड्रोजन हटता भी है, और अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन हटता है। देखिए, ऑक्सीजन के लिए क्या क्या शर्तें हो सकती है आप लोग बता सकते हैं? सॉरी, अपचयन के लिए क्या क्या शर्तें हो सकती हैं? अपचयन की शर्त हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन हम अपने से बताना हमारा फर्ज बनता है ना। का उपचयन का पूछा है, उपचयन का पूछा है, तीनों को तीनों उपचयन का पूछा है। चलिए बताइए तो, शर्त अपचयन की पहला पॉइंट क्या हो सकता है? हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास या कमी, और बताइए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। यही ना है? उसमें क्या है? अब उपचयन में क्या है? तो हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन का योग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण ना त्याग। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, सबका बन जाएगा उपचयन या ऑक्सीकरण, अपचयन या अवकरण। यही ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे आप लोग क्वेश्चन आ गया उपचायक। क्या रह गया? उपचायक हुई क्या कहते हैं? अवकारक। क्या कहते हैं? कि ऑक्सीकारक? ऑक्सी अवकारक बोलते हैं अपचायक को। अपचायक को अवकारक कहते हैं, है ना? ऑक्सीकारक किसे कहेंगे? तो उपचायक को। समझिए इसका डेफिनेशन, समझिए बाबू। जिसमें चाहे जिससे उपचयन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उपचायक। जिससे उपचयन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उपचायक। तो सिंपल इसका आंसर है, जिससे उपचयन की क्रिया होती है उसे उपचायक कहते हैं। यही ना है? जैसे में जानते हो क्या हो सकता है? जैसे में कोई बता सकता है क्या? देखिए 2Mg+O2, 2MgO हो सकता है ना? मैग्नीशियम ऑक्सीजन का हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ना। देखिए इसमें क्या लिखा है कि जिससे उपचयन की क्रिया होती है। बताओ इसमें उपचयन क्रिया हुई कि नहीं हुई है? हुई है। उपचयन किसका हुआ इसमें? उपचयन किसका हुआ इसमें? मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम में जुड़ा है ऑक्सीजन, योग हुआ है ना जी इसमें। यू पूरा क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। क्या? उपचयन। हम सीख रहे हैं उपचायक। तो उपचायक कहाँ होता है? जहाँ उपचयन क्रिया होती है। तो देखिए उपचयन की जो क्रिया हुई है यहाँ पे, वो स्पेशली किसके वजह से हुई है? तो ऑक्सीजन की वजह से हुई है, क्योंकि इसमें कौन जुड़ा है जाकर के? ऑक्सीजन। अब पूछेंगे बताओ इसमें किसका उपचयन हो रहा है? तो क्या कहिएगा? मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। लेकिन किसके कारण हो रहा है? तो ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जाकर जुड़ रहा है। तो इसमें जो आपका ऑक्सीजन है क्या है? उपचायक। क्या है? जिससे क्या होती हो? जिससे क्या होती हो? उपचयन की क्रिया होती है। तो उपचयन की जो क्रिया हो रही है किसके अकॉर्डिंग हो रही है? ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग हो रही है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया आप लोग का? उपचायक। हम फिर से बता रहे हैं आपको, ऑक्सीकरण इसलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि स्पेशली ऑक्सीजन जुड़ता है। नहीं तो उपचयन का जो डेफिनेशन है अलग हो जाता है। उपचयन का हम लोग डेफिनेशन क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का योग होता, लेकिन रियलिटी में ये नहीं होता है।
अगर रियल में इसका अगर पूरा डिफाइन किया तो ये नहीं होता है ना। एक आदमी आधारभूत, आप 10th क्लास में इसलिए उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है आदमी, है ना, उसी के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा है। तो जो मैग्नीशियम मैग्नीशियम का हो रहा है यहाँ पे उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है, उसमें उपचयन होता है ना। लेकिन जुड़ता कौन है, ऑक्सीजन। जुड़ता कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका, उपचायक। ये है उपचायक, ये है उपचयन। उपचायक जाके इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, उपचयन हो रहा है। नहीं कहता उपचयन हो रहा है, इसमें मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, इसमें जुड़ाना जाके देखो जुड़ा है कि नहीं इसमें ऑक्सीजन, तो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। उपचयन हो रहा है, मैग्नीशियम का हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसमें उपचायक कौन है, ऑक्सीजन। बस मेरा यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रह गया आप लोग का, अपचायक। क्या रह गया, अपचायक या अकारक। देखो सिंपल दम, जिससे अपचयन की क्रिया होती हो, जिससे अपचयन की, है ना, सिंपल आंसर यहाँ पे देते हैं। जिससे किसकी, उसे क्या कहते हैं, अपचायक। वही ना जी, जैसे बताइए, CU क्या हो जाएगा, 2CU, सॉरी CU प्लस H2O। कोई घबरा नहीं रहा है ना, कोई दिक्कत, सी उधर एक है, उधर भी एक है, कोई दिक्कत है ना। देखिए समझिएगा इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसमें 2 भी लगा सकते हैं, इसमें भी 2 लगा सकते हैं, और इसमें भी 2 लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है। हम बैलेंस नहीं सिखा रहे हैं, आपको क्या सिखा रहे हैं, अपचायक। बताइए इसमें अपचायक, अपचायक कैसे हो रही है। अब बताइए अपचयन की क्रिया कहाँ हो रही है, बताओ इसमें, इसमें इसको देख के बताओ आप लोग। अपचयन की क्रिया, अपचयन हो रहा है ना, किसका अपचयन हो रहा है इसमें, H2 का हो रहा है अपचयन ना, गलत। यहाँ अपचयन हो रहा है किसका, कॉपर का। किसका हो रहा है, कॉपर का। अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर का। क्योंकि भाई देखिए कॉपर ऑक्साइड है ना, तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन। तो कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया है, कॉपर बना है कि ना, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर। इसका मतलब इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया है, हट गया है, क्या बन गया है, कॉपर। तो जो कॉपर क्या क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। किसके कारण अपचयन हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन से मिल जाता है। देखिए हाइड्रोजन का ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन को हटाने का काम कौन किया है, जी नहीं, यहाँ से ऑक्सीजन हटाने का काम हाइड्रोजन कर रहे हैं। यहाँ से ऑक्सीजन हटाने का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है। तो हटा रहा है कुछ ऑक्सीजन को ना, कौन कर हटा रहा है, H2 हटा रहा है, हाइड्रोजन हटा रहा है, हटा रहे हैं यहाँ पे ना। तो जो हटाता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक। इसमें जो उपचयन की क्रिया कराता है वो भी क्या होता है, यहाँ पे अपचयन कौन करा रहा है पता है आपको, हाइड्रोजन करा रहे हैं यहाँ पे अपचयन। हाइड्रोजन कौन करा रहा है, अपचयन करा रहा है। अपचयन हो रहा है किसका, कॉपर का। हम जो बोल रहे हैं बात समझिए, यहाँ पे अपचयन, ऑक्सीजन कौन हटा रहा है, कहिएगा हाइड्रोजन हटा रहा है। तो हाइड्रोजन ही क्या करा रहा है, अपचयन करा रहा है। क्या करा रहा है, अपचयन। तो जो अपचयन की क्रिया कराता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक। अपचायक कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, अपचयन है। क्योंकि ऑक्सीजन यही हटा रहा है, ऑक्सीजन को कौन हटा रहा है, हाइड्रोजन। जाके जल बना दे इधर लो, यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया। इसका मतलब यहाँ से जो कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। कॉपर का हो रहा है अपचयन, लेकिन अपचयन करा रहा है कौन, हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन क्या कहेंगे, अपचायक। जो अपचयन की क्रिया कराता है उसे क्या कहेंगे, अपचायक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही क्या करा रहा है, अपचयन की क्रिया करा रहा है, तो यहाँ पे हटा दिया। तो जो अपचयन की क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, डेफिनेशन लिखे हैं कि जो अपचयन की क्रिया होती है जिससे जिससे क्या होती है अपचयन क्रिया, उसे क्या कहते हैं, अपचायक। तो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, अपचायक। समझिए बात को। आप पूछेंगे किसका अपचयन हो रहा है, तो देखो ना यार ऑक्सीजन कहाँ से हटा है, कॉपर ऑक्साइड से हटा है। इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे किसका उपचयन हो रहा है, तो मैग्नीशियम का। क्योंकि मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ा है जाके, ऑक्सीजन। लेकिन जुड़ा कौन है जाके, ऑक्सीजन। जुड़ा कौन है, ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन क्या है आप लोग का, उपचायक। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, अपचायक। अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसे नहीं हो पाएगा कभी, ये क्या है आपका, अपचायक। क्या है,
अपचायक, समझिए अपचायक। सुनिए ऐसे याद रखिए आप लोग, जिसका उपचयन हो रहा है उसको छोड़ा के जो बचा क्या बचेगा, उपचायक। जो अपचयन है उसको छोड़ा दीजिए, क्या बचा है, अपचयन इसका हो रहा है ना, ये बचा है ना, तो हाइड्रोजन बोल दीजिए अपचायक, उसमें ज़्यादा घुमाना फिरना नहीं है, ठीक ना। आप उपचयन तो जानते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है अपचयन, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है उपचयन। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, उपचयन। यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। सीधा सी बात है एकदम, इसमें ज़्यादा दिमाग का लगाना है। लेकिन हटा, इसमें बल कौन दे रहा है हटाने का, हाइड्रोजन हटा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जब बहुत जल्दी संपर्क अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, अभिक्रिया करके क्या बना दिया, जल, हट गया किनारे। ये हो गया कौची बाबू आप लोग का अपचायक, हो गया अपचायक ना। अब आगे आप लोग क्या पढ़ना है, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या पढ़ना है, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों की क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसमें डिफिनेशन क्या है बाबू, यहाँ पे लेते हैं, सिंपल लिखो ना बाबू, आप लोग डिफिनेशन लिखते रहेगा, जिसमें उपचयन तथा दोनों की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स। है ना, समझिए, जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों की क्रिया, जिसमें क्या होता हो, उपचयन भी होता हो, जिसमें क्या होता हो, अपचयन भी दोनों होता हो, ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसमें क्या क्या होता हो, उपचयन की भी होता हो उसमें अपचयन भी होता है, उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोई बता सकता है इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है जी। देखिए जिसमें उपचयन भी होता हो, देखो तो ऐसे हो सकता है क्या, जेड एन सेकेंड वाला है ना, जेड एन, जिंक प्लस, देखिए जेड एन ओ प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जेड एन प्लस सी ओ टू। यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, पूछिए क्या गलत है, ऑक्सीजन लो ना भाई, यहाँ पे टू जेड एन कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या बाबू, देखो तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन का गो है, दो गो है, यहाँ पे गो है, दो गो है, अब हो गया ना। चलिए टू जेड एन ओ प्लस सी मतलब कार्बन, एरो टू जेड एन प्लस सी ओ टू। यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जेड दोनों नहीं है, एक टू है ना, यहाँ पे जेड एन लिखे हैं, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, आप देखिए ध्यान से इसको, तो आपको ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें जेड एन ओ है, इसमें क्या लिखा है, जेड एन, इसका मतलब ऑक्सीजन हटा है, इसका मतलब क्या हुआ है उपचयन हो, ऑक्सीजन हटता तो उपचयन होता है जी, जिसमें से ऑक्सीजन हटता है क्या होता है, अपचयन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी, तो ऑक्सीजन की कमी के लिए कौन शर्त करता है, फॉलो करता है, अपचयन। क्या हो रहा है तो कहिएगा, ऑक्सीजन की ओ की कमी, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रहा है ना, इसलिए से क्या कहिएगा, उपचयन की क्रिया, सॉरी अपचयन, अपचयन हो रहा है कि नहीं, आप अपचयन। अब आइए यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो जो कार्बन है, कार्बन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, ऑक्सीजन कार्बन में, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या होता है, उपचयन। यहाँ पे ऑक्सीजन का हुआ है वृद्धि, वृद्धि क्या हुआ, वृद्धि हुआ कि ना, योग। देखिए इसमें से ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसका मतलब कार्बन में योग हुआ है किसका, ऑक्सीजन का, तो जहाँ जुड़ता है ऑक्सीजन वो क्या होता है, उपचयन। ऑक्सीजन का योग हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑक्सीजन का योग, इसलिए क्या कहेंगे इससे, उपचयन।
तो दोनों क्रिया हो रही कि नहीं इसमें, उपचयन की भी क्रिया हो रही है और अपचयन की भी क्रिया हो रही है। जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े हैं का बाबू? छोड़िए ना, हटाइए ना। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया कोई को बोलता है अपोपचय, क्या बोलता है, अपोपचय। बुझाया, हम समझ में आ रहा है, छोड़िए ना, वो सब नहीं देखना आपको। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं, अपोपचय अभिक्रिया। माने अपोप का संधि विच्छेद करिए तो उसमें उपचयन भी आ जाएगा, अपचयन भी आ जाएगा, इसलिए उपपचय अपोपचय बोला जाता है। क्या दिक्कत है? चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बताइएगा थोड़ा। तो 4 ऑप्शन निम्न बताना है कोई कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है चारों ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन है क्या है, बोलो तो। आप लोग क्वेश्चन दिए ना, क्या क्या है, पीबी प्लस सी कॉपर क्लोराइड, और है एरो के बाद PbCl2 प्लस Cu, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या था आप लोग का, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एरो। थर्ड ऑप्शन क्या आप लोग का है, Na2SO4 प्लस एरो के बाद का बनता है आपका Ba। हो गया 4 गो, नहीं सॉरी एक और है, MnO2 प्लस 4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एरो MnCl2 प्लस CH जल, क्या है, जल प्लस ठीक है। देखो तो यहाँ पे Cl कै गो है, 4 गो, यहाँ पे भी Cl कै गो है, 4 गो है ना। देखिए Cl कै गो है, 4 गो, यहाँ पे भी Cl कै गो है, 4 गो है ना, 4 गो। बैलेंस तो ये है, बैलेंस है ना जी। देखो तो मैग्नीस, मैग्नीस कै गो है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, वहाँ पर भी कितना है, 2 है। ठीक है, ठीक है, चलो। देखिए ये को 4 गो ऑप्शन दिया गया आप लोग के लिए, इसमें से बताना है, क्या बताना है हमको कि कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, बताना है ना। तो देखो चलो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन को देखते हैं। इसको देखने से आपको क्या लगता है, यहाँ उपचयन की अपचयन दोनों क्रिया हो रही है, ये तो ऐसे भी दिखाई नहीं, ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रहा है, इसे भी हटा दीजिए ना, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, इसको छांट दीजिए, कभी नहीं होगा, होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट, बताइए कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है, संगमरमर का, इसका है संगमरमर का। अब तो इसको विखंडित किए हैं गर्म करके ना, गर्म किया जाता है, क्या हो गया, CaO प्लस CO2। बताइए CaO कौची है, बिना बुझा हुआ चूना, क्या है, बिना बुझा हुआ। अगर बुझा हुआ चूना रहता तो उसमें जल मिलाया हुआ रहता, CaOH के होल ट्वाइज। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या आपका आपका है, कैसे बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ इसमें से क्या हुआ है, ऑक्सीजन CaO प्लस CO2, क्या आपको क्या लग रहा है इसमें, इसमें तो आपको कहाँ लग रहा है, क्या आपको ऑक्सीजन जुड़ा है चाहे हटा है, इधर एक ऑक्सीजन रह गया, इधर भी एक ऑक्सीजन रह गया है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है ना, इसमें भी जुड़ा है। इसमें से ऑक्सीजन देखो हटा नहीं है, आपको लगता है कि हटा होगा, देखिए इसमें भी लगा है ऑक्सीजन, इसमें भी लगा, हटा क्लियर कहाँ हटा है, हटा तो लिखा क्या चीज, Ca। चलिए तो सिर्फ C, तो सब वो कह सकते थे कौची कि अपचयन हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे दोनों में से कोई ये नहीं हो रहा है। अगर मान चलिए आप मान भी लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ऑक्सीजन हटा भी है, अगर आप कहते कि नहीं ऑक्सीजन हटा है तो जुड़ा कहाँ है, यहाँ से मान लीजिए हट गया, टूट गया, यहाँ हट गया, यहाँ से हट गया, अलग अलग हट गया है, तो हटा ही ठीक है, मान लेते हटा है, तो हटा तो क्या है, अपचयन है, उपचयन का है। तो अगर आप उपचयन कर रहे हैं तो इसे अपचयन नहीं कहिएगा, तो दोनों नहीं ना संभव है, कोई एक संभव है, इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा, होगा जी, कभी नहीं होगा। इसे देखिए ध्यान से, Na2SO4 ये कौन सी अभिक्रिया है, द्विब विस्थापन अभिक्रिया, कौन है, द्विब विस्थापन अभिक्रिया। और द्विब विस्थापन अभिक्रिया में भी पता है क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या है, अवक्षेपण। क्योंकि जो BaSO4 है, नहीं पता है क्या है, सफेद अवक्षेप होता है, ये नीचे जाके बढ़ जाता है,
घोल में जाकर नीचे बढ़ जाता है, इसलिए कौन अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया, चाहे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहिए इसे। तो इसमें तो आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा हमको। क्या आपको लगता है SO4 टूटा है का? है का जे है? इसमें भी आपको नहीं हो रहा है। तो देखिए ना, आप नहीं से देखिए ना, हाइड्रोजन कहाँ हट रहा है, चाहे ऑक्सीजन कहाँ जुड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसमें देखिए मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है। देखिए इसमें से ऑक्सीजन हट गया है, हटा है, देखो तो यहाँ से हट गया ना। इसमें देखिए तो HCl हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया जाके? ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन का कर दिया, ऑक्सीजन को हटा दिया है, हाइड्रोजन का किया, ऑक्सीजन को हटा दिया है। तो जो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बताइए? योग हो रहा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का हो रहा है, योग हो रहा है। तो समझिए बात, ये जो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना बाबू, इस क्या है पता है क्या है? अपचयन है। क्या है? अपचयन। क्यों अपचयन है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है कैसे जुड़ता है जाके? हाइड्रोजन से। तो यानी ऑक्सीजन में क्या जुड़ रहा है जाके? हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है? योग। सोच के देखिए आप लोग, यहाँ से ऑक्सीजन हटा कि नहीं हटा? हटा तो क्या है? क्या है? अपचयन। मान लीजिए अपचयन है, चलिए ये यहाँ पर क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? चलिए यहाँ से क्या हो गया? अपचयन। हुआ ना अपचयन? और जहाँ जुड़ता है ऑक्सीजन क्या होता है? क्या होता है? उपचयन। तो ऑक्सीजन जाके जुड़ा है कहाँ? कहाँ जुड़ा है? इसमें जाके जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? हाइड्रोजन में। तो क्या करें? क्या लिखें हम लोग? यहाँ से क्या लिख दें? H2O में ना। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ गया, दोनों के जोड़ के क्या बन गया? H2O बन गया। मतलब योग हुआ है किसका? ऑक्सीजन का। तो ध्यान से देखो ना, इसमें से ऑक्सीजन हटा है कि नहीं हटा? यहाँ पे देखो कहाँ ऑक्सीजन है, हट गया है। तो क्या? अपचयन। इसमें हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया जाके? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का योग न हुआ है, तो जहाँ ऑक्सीजन का योग होता है उसे क्या कहते हैं? उपचयन। तो ये हो गया आपका उपचयन। दोनों की क्रिया इसी में हो रही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सही। आई बात समझ में? यही है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। एग्जाम में पूछेगा, हो सकता है आपसे, ऐसे दे के पूछ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं एग्जाम के लिए। तो आप इसको याद कर लीजिए बढ़िया से कि उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का योग होता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। यही ना 3 चीज़ है। उपचायक सिखा दी हैं, जो उपचयन की क्रिया कराता है। जैसे ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जुड़ता है तभी तो बनता है उपचायक, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका? उपचायक। चलिए इसमें कौन जुड़ता है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जुड़ता है। तो हाइड्रोजन जिसमें योग होता है उसे क्या कहते हैं? अपचयन। तो हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो हाइड्रोजन ही क्या हो जाएगा आपका? अपचायक। रेडॉक्स जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होता हो। ये रहा उसका एग्जाम्पल। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक मौखिक क्वेश्चन। इसको उतारते पहले और आगे क्वेश्चन पढ़ाना है आपको संचारण। क्या पढ़ाना है आपको? संचारण। कि संचारण क्या है, पहले उतारिए इसको तो बताएंगे। क्या बाबू? ना ये लड़का ठीक है, पढ़ाई में, पढ़ने में भी ठीक है, और गेम खेलने में बहुत मस्त लड़का है। खेला करो, पढ़ाई भी किया करो तो बढ़िया से। घूमो दबा के, पढ़ो दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई कमजोर हो गया तो बाकी सब कमजोर है, पढ़ाई कमजोर नहीं होनी चाहिए। क्या बाबू? तुमको भी समझ में आ रहा हो ये बात को? क्या बोला था ही? क्या बोल रही? गधा कहीं का, चुप रहो। देखिए आप लोग का उपचायक हो गया, ठीक है। देखिए शुरू से बताते हैं क्या क्या हो गया आप लोग का। संयोजन अभिक्रिया हो गया, वियोजन हो गया, और क्या था? अपघटन। वियोजन को ही अपघटन कहते हैं। उसके बाद वियोजन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? उसमें वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, 3 हो गया। आगे बताते हैं आप लोग को एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। यहाँ तो हो गया ना। रेडॉक्स हो गया आप लोग का, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया, यहाँ तो हो गया। रेडॉक्स बता दिए आप लोग को, उपचायक बता दिए, अपचायक बता दिए, उपचयन बता दिए, अपचयन बता दिए, और क्या बता दिए आप लोग को? और आगे नहीं बताया ना। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब रह गया आप लोग का संचारण। क्या रह गया? संचारण। संचारण अभिक्रिया। देखिए संचारण अभिक्रिया क्या होता है, समझिए बाबू बात को। आप लोग लोहा देखें, सभी लोग लोहा देखे हैं। तो लोहा में क्या होता है कि जब आप खुले अवस्था में उसको छोड़ दीजिएगा
तो जो उसमें पानी जो पड़ता है, नमी माने पानी जब उस पर पड़ता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जंग लगने लगता है, वो मीन्स धीरे धीरे खराब होने लगता है वो। तो उसे क्या कहते हैं, संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण। यानी लोहे का खराब होना या फिर लोहे में जंग लगना क्या कहलाएगा, संक्षारण। आदमी बोलता है कि ये संक्षारित हो गई बा, क्या हो गई बा, संक्षारित हो गई बा। बस समझ रहे हैं, मतलब कि वो क्या लग गया, उसमें जंग लग गया है, वो खराब हो गया है। संक्षारित मतलब खराब, समझ ना, उसे क्या कहते हैं, संक्षारण। यानी कोई भी मेटल वाला चीज हो, मेटल हो, कोई भी धातु हो, अगर वो खराब हो गया तो उसे क्या कहेंगे, संक्षारण। वो संक्षारित हो गया, क्या हो गया, संक्षारित मीन्स खराब हो गया। तो एग्जाम में पूछेगा कि लोहे में जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, संक्षारण अभिक्रिया। लोहे में जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, संक्षारण अभिक्रिया। देखिए लोहे में जंग कब कब लगता है, तो कहिएगा कि जल से जब अभिक्रिया करेगा लोहा तब होगा, और ऑक्सीजन उसमें रहना चाहिए। ऐसे भी जल में भी ऑक्सीजन रहता ही है, ऑक्सीजन मिले चाहे मत मिले, अगर उस पर जल पड़ता है लोहे पर तो जाहिर सी बात है कि उसमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है जल में। तो इसका मतलब वो किसका अभिक्रिया कर लिया, वो ऑक्सीजन से भी कर लिया अभिक्रिया। और जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, मीन्स जंग लग जाता है उसमें, उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण अभिक्रिया। तो लिखेंगे क्या डेफिनेशन इसका, कि जब कोई, यहाँ से लिखते हैं, जब कोई, काशिम बाबू, जब कोई धातु, हवा, नमी, नमी को कहते हैं केमिस्ट्री भाषा में आर्द्रता, क्या कहते हैं, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब कोई चीज़ पतला है ना, पतला। सांद्र मीन्स क्या होता है, गाढ़ा। आप लोग 9th क्लास में सुने होंगे कभी। तो जब कोई धातु, हवा, नमी, और क्या हो सकता है बाबू, हवा, नमी और रासायनिक पदार्थ, रासायनिक, नहीं ना, रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसमें जंग या, तो उसमें क्या होता है, जंग या खराब होने लगता देते हैं। जंग में समझता है ना, जंग मतलब मूर्छा, जंग ये खराब होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, संक्षारण अभिक्रिया। है ना, समझ में है ना। जब कोई धातु, नमी, हवा और क्या, रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लगता है, जिससे क्या कहते हैं, संक्षारण अभिक्रिया। तो हम थोड़ा सा जंग ऐड कर दिए, आप जंग नहीं भी ऐड किए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या लिखिएगा कि जब कोई धातु, हवा या फिर वायु या फिर ऑक्सीजन लिख दीजिए वहाँ पे, क्योंकि हवा है तो ऑक्सीजन ही है उसमें, है कि ना। तो जब कोई धातु, हवा, नमी, नमी मतलब पानी, जल वगैरह, जल समझ गए, और कैसी, रासायनिक पदार्थ जैसे अम्ल हो गया, है ना, अम्ल क्षार के जब संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो उसमें जंग धीरे धीरे लगने लगता है। क्या लगने लगता है, जंग लगने लगता है, या वो क्या होता है, खराब होने लगता है। इसलिए क्या कहते हैं उसे, संक्षारण अभिक्रिया। मतलब वो क्या हो गया, संक्षारित हो गया, इसलिए क्या कहेंगे, संक्षारण अभिक्रिया। जंग लगना ही क्या है, संक्षारण अभिक्रिया। देखिए तो इसका जैसे में क्या हो सकता है बाबू, लोहे में, है ना, इसका रिएक्शन क्या हो सकता है, Fe+O2 प्लस जल एरो Fe2O3 इंटू XH2O, यही ना है। देखिए लोहा कौशिक संपर्क में आ गया, ऑक्सीजन के, लोहा किसका संपर्क में आ गया, नमी के, जल के आगे संपर्क में। इससे जब दो चीज से अभिक्रिया करेगा तो क्या इसमें पकड़ने लगेगा, जंग पकड़ने लगेगा। इसी क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, संक्षारण अभिक्रिया। सिंपल बात है, क्या कोई दिक्कत है आप लोग को। कोई भी आप देखिए ना, कोई भी धातु ले लीजिए ना बाबू, खुले अवस्था में छोड़ दिए, उस पर पानी डालते रहिए रोजीना। कल देखें, कल देखिए पूरा देखिए नमी की अवस्था, खुले जो रहता है खुले में, उसमें क्या होता है, नमी की वजह से पूरा पकड़ ले, देखिए साइड में पूरा पकड़ ले रहता है एकदम मूर्छा ना का।
उससे पता है क्या होता है, वो धीरे धीरे ना वो खराब होने लगता है लोहा, वो हल्का हो जाएगा उसका वेट। आपको लगता है भारी होता है क्या? ना, उसको झाड़ दीजिएगा बढ़ने से तो हल्का हो जाएगा वो। मूर्छा धीरे धीरे उसका वेट खत्म हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है लोहा। तो अब बताइए संक्षारण बात समझे आप लोग? तो जब संक्षारण का डेफिनेशन लिख सकता है ये बताइए, तो अब बताओ बाबू हमको, जो संक्षारण का डेफिनेशन लिख सकता है उस संक्षारण से बचाव भी जान सकता है कि क्या क्या बचाव होने की संभावनाएं हैं, क्या क्या कर सकते हैं बचाव। संक्षारण मतलब कि लोहे की संक्षारित होने से बचाने के लिए या फिर लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय आपके पास है? ग्रीस करके हो सकता है ना, ग्रीस करके, लोहे को पेंट करके का चाहे, या फिर हम जिंक जो होता है ना, जिंक का अगर आप लेप लगा दीजिएगा ना, लेप मतलब पेंट परत चढ़ा दीजिएगा, जिंक मतलब जस्ता का, तो भी बच सकता है वो। जस्ता का लेप आता है, जिंक जस्ता का परत चढ़ा दे, उसे पेंट कर दीजिए, जस्ता का लेप चढ़ा दीजिए, क्या हो जाता है वो जंग से बच जाता है। तो बताइए संक्षारण से बचाव का उपाय। बाबू देखिए आप लोग पढ़ाई कीजिए मन लगा के, समझ में आया ना? यहाँ तो ठीक है, आप लोग घर पे जाके हम तो समझा याद हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन घर पे फिर 2 दिन के बाद भूल जाइएगा। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। याद कैसे रखा जाए, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ये आपका जिम्मा है, मेरा जिम्मा थोड़ी नहीं है। आप लोग पढ़िएगा तभी तो याद होगा जी, का नहीं पढ़िएगा तो कैसे याद होगा? इसलिए भाई मेरे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे बाबू, का जिंक का बोले हैं? जिंक माने जस्ता, जिंक का परत या लेप चढ़ाकर, ये आगे डिफिनेशन भी इसका पढ़ाएंगे। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण बोला पढ़ाएंगे आपको। जिंक का परत चढ़ाकर इस तरह से क्या कर सकते हैं बाबू, लोहे को बचा सकते हैं। ग्रीस लगाइए, किसी चीज़ में लगा दीजिए ग्रीस। ग्रीस आप कहाँ लगाते हैं ताकि उसमें जंग है ना ना पकड़े, ठीक ठाक रहे। और कुछ हो सकता है आपके पास उपाय है कुछ? कोई दिक्कत है बाबू? बात समझ रहे हैं आप लोग ना? कोई भी आप दरवाज़ा पेंट काहे लिए करते हैं? देखिए कि दरवाज़ा जब होता है ना, किसी किसी का दरवाज़ा जो होता है, घर का दरवाज़ा, वो धीरे धीरे बरसात में जब पानी होता है तो धीरे धीरे नीचे का जो होता है ना सीढ़ने लगता है, वो गलने लगता है। गलता है क्यों? क्यों खराब होता है? उसमें जंग लगता है, जंग लग जाता है क्योंकि पानी संपर्क में आ रहा है, उसमें जंग लगे देखिएगा धीरे धीरे खोखड़ हो जाता है वो। तो बताइए उसको बचाने का उपाय क्या है? प्रत्येक साल पेंट करते रहिए, बचा रहेगा। तो ये क्या हो गया आप लोग का बाबू, संक्षारण से बचाव का उपाय। ये क्या हो गया? संक्षारण। जो है लोहे में जंग लगना, कैसी अभिक्रिया? संक्षारण अभिक्रिया। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे आप लोग का क्वेश्चन क्या है? विकृत गंधिता। बताइए विकृत गंधिता क्या है, किसको याद है? बोलिए तो, बोलिए। देखिए इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें, जब इसको कहा हो गया रे भाई, गजब गजब है। जब तेल या वसायुक्त पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ जब तेल या वसायुक्त पदार्थ लंबे समय तक खुले में रखे जाते हैं तो वह
ऑक्सीजन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब या लिख सकते हैं बदबू, लिख दें, समझते हैं ना, गंध है। इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या लिखे? जब तेल या वसा युक्त पदार्थ या जब तेल या घी युक्त पदार्थ, माने जो भी पदार्थ खाने वाली चीज़ है, जो खाने वाली चीज़ है जो किससे बना हो, तेल से बना हो, वसा से बना हो, घी से बना हो, सब जितना पदार्थ है, तो तेल या वसा युक्त पदार्थ लंबे समय तक कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी, चाहे कोई पूरी हो गया, पूरी आप लोग खाते हैं, तो जो पूरी होता है उसको छोड़ दीजिए जैसे खुले अवस्था में से नॉर्मली, ठीक है, वो भी तेल से ही बना होगा ना, तो क्या हो गया, तो पदार्थ है, तो उसको आप जब लंबे समय तक खुले अवस्था में रख तो उसमें स्मेल देने लगता है, नहीं कहते हैं खाना महक गया, गंध देने लगा, महकता है कि नहीं खाना? तो अब यदि खाना क्यों महकता है? ज़्यादा गर्मी के टेम्परेचर की वजह से, तापमान अगर अधिक रहेगा तो खाना जाहिर सी बात है कि खराब होगा। तो वही बता रहा है कि लंबे समय तक खुले में रखे जाते हैं तो वो ऑक्सीजन का आते हैं संपर्क में आता है। कोई भी खाना को अगर सुरक्षित रखना है तो उस ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं रखना है आपको। जब कोई भी खाना ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो जाहिर सी बात है उसमें गंध आएगी ही आएगी, वो खराब होगा ही होगा। इसलिए उसको अच्छी तरह से एकदम पैकिंग करके रखिए उसको। जब उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो खराब ही नहीं होगा। बात समझ गए? देखिए, तो खाना को अच्छी तरह से पैक कर रखना पड़ता है ताकि उसमें क्या ना जाए, ऑक्सीजन संपर्क में ना जाए। अगर बाहर आप खुले अवस्था में रखे हैं ऐसे, चाहे आप चावल रखे हैं ढक्कन से ढक दिए हैं, तो क्या पूरा ढक्कन थोड़ा नहीं रहता ढका, उसमें ऑक्सीजन जाता ही जाता है। जब उसमें ऑक्सीजन जाता है तो क्या धीरे धीरे क्या होता है, गंध उसमें आने लगता है, मतलब बहुत जल्द नहीं आता, उसके लिए समय लगता है। तो लिखेगा ना कि कुछ लंबे समय तक खुले में रखें तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब या बदबू देने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। बात समझने क्या बोलते हैं? जब कोई पदार्थ तेल या वसा युक्त हो, जब तेल या वसा युक्त पदार्थ को खुले अवस्था में लंबे समय तक रखते हैं तो उसमें वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। बात समझ रहे हैं? देखिए, आप देखते होंगे बाबू, कभी क्या हमेशा खाते हैं आप, चिप्स की थैली खाते हैं, जो चिप्स का पॉकेट आता है जो उसमें कुरकुरे वगैरह रहता है, वो देखिएगा वो लंबे समय तक रहता है, लेकिन खराब होता है? नहीं खराब होता है। क्यों नहीं? तो क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहता उसमें, जो पॉकेट है उसमें ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन निकालने का तरीका क्या है? नाइट्रोजन को दबा के भर दो, तो नाइट्रोजन भरना पड़ता है इस पॉकेट में। बस समझ गया? तो चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। जो चिप्स की पॉकेट होता है जो खाते हैं आप लोग कुरकुरे वगैरह, उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है? ऑक्सीजन को निकालने के लिए, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं जाएगा, वो इसलिए उसमें क्या होता है, वो खराब नहीं हो पाता है ना। जो चिप्स की थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। बस में क्या बोल रहे हैं? तो चिप्स के लिए देते हैं क्वेश्चन, चिप्स की थैली एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। कौन सी गैस भरी होती है? आपसे कोई पूछे बाबू कि बताइए विकृत गंधिता क्यों होती है, कोई पूछे आपसे कि विकृत गंधिता क्यों होती है, तो क्या आप कह सकते हैं क्या उपचयन के कारण? क्या आप कह सकते हैं क्या ऑक्सीकरण के कारण? कह सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा? देखिए, कोई भी विकृत गंधिता जो होती है वो ऑक्सीकरण की वजह से ही होती है। तो ऑक्सीकरण क्या कहता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना कहता है क्या ना, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या फिर उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना, ऑक्सीजन का करना, जुड़ना। अब बताइए, अगर खाना आपके पास है, ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, वो उसमें गंध आ जाएगा। तो बताइए विकृत गंधिता का कारण क्या है, तो कहिएगा ऑक्सीकरण। एग्जाम में पूछे निम्नलिखित बताइए कि विकृत गंधिता का क्या कारण हो सकता है। अगर ऑप्शन में हो उपचयन तो उपचयन मार दीजिएगा, ऑप्शन में हो ऑक्सीकरण तो मार दीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण के वजह से ही क्या होता है आपका, विकृत गंधिता होती है ना।
ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता हो। अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा आपका भोजन, कैसा भोजन होना चाहिए, वो तेल या वसा युक्त भोजन होना चाहिए। अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या हो जाएगा, वो विकृत गंधिता हो जाएगा, वो मतलब खराब हो जाएगा, वो उसमें गंध देने लगेगा। तो अब बताइए, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसे क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। क्या कहेंगे, विकृत, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया तो खराब हो गया, खराब ना हो गया जी। यह ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि विकृत गंधिता का क्या कारण हो सकता है, कहिएगा ऑक्सीकरण। क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण। हम यहाँ पे क्या नहीं कर रहे हैं कि अवकारक, अवकरण क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है। ये किसका कारण हो सकता है, विकृत गंधिता क्यों होती है, तो कहिएगा ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है। हर पॉइंट का एक मतलब बनता है, याद रखिएगा। हाँ, हर पॉइंट का मतलब बनता है। विकृत गंध का कारण क्या है, कहिएगा ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का होता है, जुड़ता है। इसका मतलब विकृत गंध कब होगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, यानी कि ऑक्सीकरण होगा तब। मैं समझे आप लोग, विकृत गंध किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ तेल या वसायुक्त पदार्थ, जब कोई तेल या वसायुक्त पदार्थ को आप खुले अवस्था में रख देते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। जब संपर्क में आ जाता है तो क्या होता है, खराब हो जाता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। गंधिता मतलब गंध देने लगता है, समझा है ना। तो गंध देने लगने से क्या कहेंगे, उसको विकृत गंधिता कहेंगे। विकृत गंधिता ये काहे होता है, तो कहिएगा ऑक्सीकरण के कारण। यहाँ पे साफ लिखे ऑक्सीजन के कारण, इसका मतलब ऑक्सीकरण के कारण। ऑक्सीकरण जब क्रिया होगी तो क्या होगा, विकृत गंधिता होगी। इसलिए हम फिर से बता दें, इसलिए बाबू, चिप्स के कोई भी अगर खाना आपको अगर सुरक्षित रखना है, बचाना है, तो सीधा से क्या कीजिएगा आप लोग, कोई घर मकान हो उसमें जो खाना रखना है आपको, तो पूरा एकदम चाँप के उसको रखना है, नमी की अवस्था में भी नहीं आने देना है उसको। कोई नमी होगा ना, जैसे कोई नमी, गर्म से कोई नमी कर, उसमें मत नहीं रखना। कोई क्या करता है ना कि पूरा खाना-वाना है ना, जैसे रात में कोई खाना बनाता रख देता है, कोई लेके पानी-वानी के जैसे कुछ में रख देता है ताकि वो खराब ना हो। हालाँकि ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरा उसको बढ़िया से अगर पैक रहेगा वो, तो नहीं गंदेगा वो। बात समझ में आया ना? गंध नहीं देता है। तनिक भी लीकेज होगा उसमें तो पक्का है खराब हो जाएगा वो। क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में चला जाएगा वो, तो खराब होगा ही होगा। इसलिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, उसको अच्छी तरह से पैकिंग कर दीजिए। कोई भी खाना कहीं अगर समय लंबे समय तक रखना है, उसको सिंपल तरीका क्या है, उसको पैकिंग करना अच्छी तरह से। नाइट्रोजन गैस भर दो, ठीक रहेगा। इसलिए प्रत्येक थैली में जितना चिप्स खाते हैं आप लोग, सब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है ना। तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, है ना। तो एक क्वेश्चन पूछेगा, चिप्स के थैली, चिप्स के पॉकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो कहिएगा नाइट्रोजन गैस। विकृत गंध का कारण क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण। यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग को। विकृत गंधिता से बचने का उपाय क्या है, कम टेम्परेचर वाले स्थान पर रखिए उसको। कम टेम्परेचर कहाँ हो सकता है, हमको तो नहीं लगता है कि गर्मी के मौसम में कहीं कम टेम्परेचर होता है जी, कहीं नहीं होता है। घर में रखिएगा, उमस से गर्मी के कारण खराब हो जाता है। सबसे उपाय क्या है, आप रखिएगा कहाँ, फ्रिज में रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में रखिएगा। तो रेफ्रिजरेटर में रखिए, वो ठीक रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर करता है वो कम करके रखता है वो। वहाँ जितना दूर तक वो रहता है फ्रिज, क्या करता है, टेम्परेचर तापमान को कम कर देता है। तापमान जब कम रहेगा तो वो क्या होगा, खराब नहीं हो पाता हालांकि खाना वाना भोजन वगैरह। बस में ना, उसमें हालांकि मत सोचिएगा कि फ्रिज में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नहीं, नाइट्रोजन गैस नहीं भरी होती है फ्रिज में। उसका अलग होता है, R100 R34 इसे भरा होता है, कोई गैस आता है स्पेशलिस्ट, वो सबको नहीं जानना है। बस जानिए कि चिप्स की थाली में कौन सी गैस भरती है, नाइट्रोजन गैस, है ना। विकृत गंध का कारण क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण। यहाँ तो कोई समझ में कोई दिक्कत है आप लोग को। आगे क्या पढ़ना है आप लोग को, ज्वलन ताप। क्या पढ़ना है, ज्वलन ताप। बताइए ज्वलन ताप किसे कहते हैं, देखिए, हाँ, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, जलना प्रारंभ हो जाए, उसे क्या कहेंगे, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप का मतलब देखिए, दो कॉपी तो दबा बताते हैं आपको, एक सेकेंड देखिए। ज्वलन ताप किससे कहेंगे बताते हैं आपको, वह न्यूनतम टेम्परेचर जिसमें कोई पदार्थ क्या कर दे, जलना शुरू कर दे, आपरूपी का हो जाए, जलना शुरू कर दे। जैसे ये पेज है, आपको पेज दिखाई दे रहा है ना कॉपी का, इसको गर्म कीजिए, इसको हीट कीजिए, हीट तो आप कर सकते हैं। आप देखिएगा, आप ये आवर्धन के यूज करते हैं आप लोग, देखिए एस्टीमेंट बॉक्स, चाहे किसी के पास पावर वाला नहीं होता है ग्लास शीशा, तो आदमी करता है सूर्य के प्रकाश सामने रख के इसे जलाता है, जलता कि नहीं जलता है। देखिएगा कागज पर रख के भी कोई जलाता है ना। देखिए कागज तब तक नहीं जलता है जब तक इसका तापमान, जितना जलता है उतना तापमान ना मिल जाए।
तो जो कागज़ का टेम्परेचर कितना होता है 233 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 233 डिग्री सेल्सियस। इसको 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कीजिए, इसको नहीं जलेगा। 200 पर गर्म कीजिए, नहीं जलेगा। समझ गए? लेकिन गर्म करते करते 200 अगर 33 टेम्परेचर पहुंचेगा तो आपरूपी जल जाएगा ही। माचिस की जरूरत नहीं इसको है, माचिस की जरूरत नहीं है इसको, खाली गर्म कीजिए। कितना टेम्परेचर पे 233 पे गर्म कीजिए, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो सबसे इसके न्यूनतम तापमान क्या है 233 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वैसा तापमान है जिस पर ये क्या करेगा, ये जलना शुरू कर देगा। तो ज्वलन ताप किसे कहेंगे, वैसा न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ या फिर कोई भी वस्तु जलना शुरू कर दे। समझ गए? अब बताइए, जिसका ज्वलन ताप कम हो वो जल्दी क्या होगा, जलेगा, उसमें जल्दी आग पकड़ेगा। पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? जिसका ज्वलन ताप अधिक है उसको अधिक गर्म करना पड़ेगा, इसका मतलब वो जल्दी नहीं जलेगा, उसमें आग नहीं लगेगा। अब पेट्रोल में जल्दी लगेगा आग की, बताइए, कागज़ में पेट्रोल में जल्दी लगेगा, इसका मतलब ज्वलन ताप क्या है उसका, कम है। सबसे कम जो ज्वलन ताप होता है वो पेट्रोल का होता है। सबसे अधिक जो ज्वलन ताप होता है वो कोयला का होता है। कोयला के लिए बहुत टेम्परेचर लगाना पड़ता है। तो ज्वलन ताप को समझ में आए, किसी वस्तु को इतना गर्म कीजिए, इतना गर्म कीजिए ताकि वो लास्ट में क्या हो जाए, जल जाए। तो वही जहाँ जल रहा है जिस पॉइंट पे ना, उसी उसी पॉइंट को आप मापिए कितना डिग्री सेल्सियस है, उसी क्या कहेंगे, न्यूनतम ताप। यानी कागज़ का जरूरत नहीं है कि बोर्ड का अलग है वो, अब बोर्ड का अलग टेम्परेचर तापमान, इसका अलग होगा ज्वलन ताप, इसका मेरा स्केच का अलग ज्वलन ताप होगा, इस पेज का आपका अलग है, हर चीज़ का अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है कि ना। किसी को 200 में कोई जल जाए, कोई 100 डिग्री सेल्सियस में जल जाए, कोई -10 डिग्री सेल्सियस में जल जाए, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ऐसा चीज़ है। तो वैसा देखिए पदार्थ, वैसा न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ का होता है जलना शुरू कर दो, उसे कहते हैं ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। बात आई समझ में? डेफिनेशन उसका लिख के बताते हैं, पहले इसको उतारिए। तो समझ बाबू, समझ इस पॉइंट को, क्या बोलते हैं ज्वलन ताप। समझ में आ गया आप लोग ना? कौन कैसे मिट गया है बाबू तू लोग? क्वेश्चन ये है, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप किसे कहते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं, है ना बाबू रे? बताइए तो, जैसे में कागज का ज्वलन ताप कितना होता है, कागज का ज्वलन ताप बताइए। अगला पॉइंट, सबसे अधिक ज्वलन ताप किसका होता है, कोयला का। किसका होता है, सबसे कम ज्वलन ताप किसका होता है, पेट्रोल का। किसका होता है, पेट्रोल का। हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। जिसका ज्वलन ताप कम होता है, जिसका ज्वलन ताप कम होता है वो क्या होता है, उसमें जल्दी आग पकड़ लेता है। जल्दी आग पकड़ता है। जिसका ज्वलन ताप का हो, अधिक हो, उसमें देर से थोड़ा ना, आग पकड़ने में। आपको इससे पहले सिखाए थे संक्षारण अभिक्रिया। क्या सिखाए थे, संक्षारण।
बाबू रे, हाँ ये हो गया ना कम वाला। हम संक्षारण अभिक्रिया पढ़ाए थे कि लोहे में जंग लगाना कैसे अभिक्रिया है, संक्षारण अभिक्रिया। उसमें जा कर के बाबू एक छूट गया था पॉइंट आप लोग का, कि देखिए जब वायु और नमी और रासायनिक पदार्थ के संपर्क में जब कोई क्या आता है बाबू, तांबा आता है, तो उस पर क्या होता है पता आपको, उस पर हरा रंग का परत चढ़ जाता है। कैसा परत? हरा रंग का परत चढ़ता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया आप लोग का। दूसरा पॉइंट, चांदी पे कैसा परत चढ़ता है? नमी, वायु और रासायनिक पदार्थ की क्रिया के संबंध में काला काला परत चढ़ता है ना। इस पॉइंट को एकदम याद रखिएगा, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, तांबा पर कैसा परत चढ़ता है, कैसा होता है? हरा। चांदी पे काला। और जो लोहे पे जंग जो लगता है, जब लग जाता है तो कैसा रंग का होता है? भूरा। कैसा होता है? भूरा। तो जो आपको रिएक्शन बताए थे Fe2O3 प्लस इंटू XH2O, इसमें लिखिएगा भूरा। क्या लिखिएगा? यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा? भूरा, है ना। याद रखिए, संक्षारण के कारण तांबा क्या कैसा होता है? हरा हो जाता है। चांदी कैसा दिखने लगता है आपको? काला। चांदी कैसे दिखाई देता है? काला। इसलिए देखिए, चांदी को साफ करने के लिए कोई आता है कि ना? पायल होता है चांदी के, साफ करता है पूरा ब्रश लगा के, उसके लिए केमिकल आता है। एक बार रेजी आपको पढ़ाएंगे आगे, एक बार रेजी आता है। तांबा हो गया हरा रंग का, कैसा होता है? हरा हो जाता है। चांदी कैसा हो जाता है? काला। तो एग्जाम में पूछेगा आपसे कि जो तांबा होता है उस संक्षारण के बाद कैसा दिखाई देता है, तो कहिएगा हरा, है ना। कैसे दिखाई देता है? हरा। चांदी कैसे दिखाई देता है? काला। इस पॉइंट को संक्षारण में लिख लीजिएगा जरूरी, है ना बाबू, एकदम जरूर लिखिएगा, छोड़िएगा मत। इसको लिख लीजिए ज्वलन ताप, जिस पर आग धर लेता है, पकड़ लेता है। ऐसा ताप जिस पर आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। अधिक किसका होता है? कोयला का। कम किसका होता है? पेट्रोल का। कागज का ज्वलन ताप कितना होता है? 233 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये क्या हो गया? कम ज्वलन ताप वाला जल्दी पकड़ता है, जिसका ज्वलन ताप अधिक होता है उसमें बहुत देर से पकड़ता है, लेकिन जब पकड़ लेता तो हाली अथी नहीं होती है। कोयला में हाली नहीं पकड़ता है, उसको पूरा एकदम लहकाना पड़ता है उसको ना। कहा फूक फूक जब एक बार लहे तो बहुत टेम्परेचर देता है, वो तापमान नहीं देता है बहुत। उसका खाली लो पे पका लीजिएगा खाना, आग लगा के ना लाल जब हो जाता है ना, उस पर आप बनाइए तो खाना बढ़िया से खाना बनेगा आपका। तो ऐसा होता है। चलिए आगे हम आप लोग कल बताएंगे, पता है क्या बताएंगे बाबू? कल बताएंगे आपको कि दहन क्या है, फिर बताएंगे ज्वाला क्या है, फ्लेम। ज्वाला कहते हैं फ्लेम। जब आग देखिएगा जब मोमबत्ती जलता है ना, चाहे जब आप गैस चूल्हा जलाते हैं या फिर स्टोव जलाते हैं, देखिए जब जितना प्रेशर दीजिएगा उसमें ना, उतने तेज़ी से निकलता है। तो उसमें कलर बाई कलर रहता है, कलर रहता है उसमें। नीचे नीला रहता है, फिर पीला रहता है, फिर लास्ट में ऊपर भी नीला रहता है। नीला कलर का अधिक गर्म रहता है, ऊपर का जो टच कीजिए ना ऊपर से एकदम, तो ज़्यादा टेम्परेचर रहता है उसका, लेकिन बीच में कम तापमान रहता है वो आगे का। तब कलर पे बांट देंगे, आपको बताएंगे जब ज्वाला। तो दहन भी उसी का है। दहन मतलब कितना उसमें गर्मी है, दहन आगे बताएंगे, कल बताएंगे दहन और ज्वाला। कल चैप्टर ये सब खत्म हो जाएगा आपका, कल का हो जाएगा खत्म। ठीक है ना। तो इसे उतार लीजिए बाबू आप लोग।